नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में ब्रांड वैल्यू की। आमतौर पर रियल एस्टेट डेवलपर्स का जिक्र नेगेटिव सेंस में अधिक होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी होम बायर से उसके घर खरीदने के अनुभव पर बात करें तो सहूलियतें कम और तकलीफें अधिक सुनने को मिलेंगी। आधिकारिक रूप से कोई सरकारी डेटा नहीं है, लेकिन एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4.5 लाख करोड़ से अधिक के घर देश के टॉप शहरों में फंसे हुए हैं। ऐसे अनिश्चित रियल एस्टेट मार्केट में कुछ डेवलपर्स अपने ब्रांड को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोई ब्रांड बेहतर कैसे होता है? क्या बेंचमार्क है जो किसी ब्रांड को मजबूत बनाते हैं? इस पर ट्रैक टू रियल्टी हर साल रियल एस्टेट कंपनियों के बेस्ट ब्रांड पर एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें प्रोजेक्ट क्वालिटी, इंडस्ट्री रेपुटेशन, बायर्स एंडोर्समेंट, आरओआई जैसे तमाम पहलुओं पर विश्लेषण किया जाता है। तो इस बार यानी 2023-24 में कौन से रियल एस्टेट ब्रांड हैं जिन्होंने बेहतर किया है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक कपूर, ग्रुप सीईओ, पूर्वांकरा ग्रुप। हमारे साथ अमित मोदी हैं, डायरेक्टर काउंटी ग्रुप। और हमारे साथ रवि सिन्हा हैं, सीईओ, ट्रैक टू रियल्टी। रवि सर, आपकी ही रिपोर्ट है, तो सबसे पहले आपके पास आते हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट में ब्रांड पर फोकस रहने वाली बहुत ही कम कंपनियां हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या बेंचमार्क होता है, क्या प्रोसीजर होता है ब्रांड की रेटिंग का, और इस बार की रिपोर्ट में क्या खास फाइंडिंग्स है? हम 10 पैरामीटर पे ब्रांड को जज करते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले हम जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे एक रिसर्च करते हैं। उसके बाद हम एक पैन इंडिया 20 सिटी सर्वे के लिए जाते हैं। सर्वे में हम कंज्यूमर्स से उनका पर्सपेक्टिव पूछते हैं और फिर हमारे रिसर्च और सर्वे से जो निकल कर आता है उसके आधार पे हम फाइनल रैंकिंग करते हैं। 2023-24 में कुछ बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं। आज 80 to 85% बायर ऐसा है जो वो लार्ज और लिस्टेड प्लेयर से खरीदना चाहता है, और इनका जो ब्रांड रेपुटेशन है वो इस बात से भी रिफ्लेक्ट होता है कि इनका जो फिस्कल परफॉर्मेंस है, तकरीबन सारे ही बड़े लिस्टेड प्लेयर का जो फिस्कल परफॉर्मेंस है वो ऑल टाइम हाई है। यही नहीं, उनका स्टॉक परफॉर्मेंस भी फिस्कल परफॉर्मेंस के साथ एक सिंक में है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंडियंस जो बड़े प्लेयर के घर को नहीं भी खरीद पा रहे हैं वो उनके स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दूसरी अच्छी खबर है। तीसरा जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बड़े ब्रांड का जो एक टिल्ट है वो लग्जरी की तरफ चला गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने बड़े ब्रांड हैं वो अपने कोर ज्योग्राफी से आगे निकल रहे हैं। बेंगलुरु के प्लेयर जो हैं वो मुंबई में आ रहे हैं, एनसीआर में आ रहे हैं, मुंबई के प्लेयर बाहर जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर इसलिए है कि वो मार्केट जहां की बहुत रेप्यूटेड डेवलपर्स नहीं है, वहां पे कंपटीशन का माहौल बनेगा। और सबसे बड़ी चीज है लास्ट में कि एक जितने भी अच्छे ब्रांड हैं उनका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, वो एक मल्टी पोर्टफोलियो के साथ चल रहे हैं। पूर्वांकरा अकेला ऐसा एक्सेप्शन है जो सिर्फ रेसिडेंशियल में है, लेकिन पूर्वांकरा की क्रेडिबिलिटी इस बात पे एस्टैब्लिश होती है कि विद इन रेसिडेंशियल उन्होंने डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट कर दिया है। अब हम आते हैं जो कुछ निगेटिव पॉइंट्स इस साल हमें देखने को मिला है। पहली बात यह है कि बड़े ब्रांड जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं इनका जो बोर्ड रूम फिलॉसफी है वो डाउन द लाइन ट्रांसलेट नहीं हो रही है। बायर का, कंज्यूमर का जो टच पॉइंट है वो एड्रेस नहीं हो रहा है। हम ये देखते हैं कि आज भी जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर है वो ओवरऑल कुछ ब्रांड्स का बहुत हाई हो सकता है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री का जो कंज्यूमर टच पॉइंट है वो सिर्फ 26% है। दूसरा, क्लब कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स को लेकर के भी काफी इश्यूज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े ब्रांड को जो एक बात अब देखना पड़ेगा कि उनके जो जेवी जेडी पार्टनर्स हैं उनके बैगेज का उनको निगेटिव इफेक्ट भी मिलने लगा है। अभिषेक जी, कुछ 1-2 साल में हमने देखा लिस्टेड और ब्रांडेड रियल एस्टेट डेवलपर्स का मार्केट शेयर बढ़ा है, यानी एक तरह से बड़े और लिस्टेड प्लेयर्स का दबदबा बढ़ रहा है। आपने कुछ अलग किया है या बदलते मार्केट के समीकरण ने आपको लाभ दिया है? जी देखिए, टेल विंड्स तो पूरी इंडस्ट्री में है। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा ब्रांड क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है और फोकस कहाँ पे है। तो जहां तक पूर्वांकरा का सवाल है, हमारे ग्रुप का सवाल है, हमारा फोकस क्लियरली कस्टमर पे है और ये पूरी रिपोर्ट कस्टमर को लेकर के ही है। और हमारा पूरा एंडेवर ये रहा है कि बिजनेस जहां तक है वो तो 90% ऑलमोस्ट ग्रो हुआ है लास्ट ईयर, लेकिन जो फोकस है, जो बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर के लिए, हमारा कंसिस्टेंट फोकस उसी पे रहेगा।
और आगे भी आप देखेंगे कि ये एफर्ट हम कस्टमर को सेंटर में रखते हुए, क्योंकि हमारी तो ब्रांड फिलॉसफी है ऑलवेज अबाउट यू, तो हम उसको कस्टमर को सेंटर में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेन हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विस को लेकर के है, उस पर फोकस जारी रहेगा। अमित सर, आपके पास आएंगे। बात बड़े और लिस्टेड डेवलपर्स की हो रही है, और अगर आपकी तुलना करें हम देश भर के ब्रांड्स के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ, तो आपका साइज बहुत बड़ा नहीं है और आप लिस्टेड भी नहीं है, फिर भी आपका प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है, मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या वजह है इसकी? सिंपल कंसिडरेशन ऑलवेज, जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया कि इनका थोड़ा मिलता जुलता ही टैगलाइन हमारा भी है कि इट्स अबाउट यू ऑलवेज। तो हमारा भी काउंटी ग्रुप का यही टैगलाइन है, और हम लोग सबसे ज्यादा डिजाइन, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि कहीं से कोई भी चीज, कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाए या कोई डिसीजन टेकिंग जो हमारी है वो लेट ना हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए या और। लेकिन एक बार डिलीवरी करने के बाद भी कस्टमर से हमारा टच बेस जो है वो रेगुलर बना हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत सारे करीबन 8,000 फ्लैट हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। तो उसके अंदर में अगर आप ये देखेंगे कि जितने भी अपार्टमेंट हम लोगों ने डिलीवर किए हैं, अभी तक कोई भी आदमी वहां पे एसोसिएशन बना के और मेंटेनेंस के लिए ना एओ नहीं बना रहे हैं, और वो मेंटेनेंस हमसे ही करवा रहे हैं। और बहुत, और यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर में ऑलवेज ये रिक्वायरमेंट है कि 50% कस्टमर्स होते ही आपको एओ बनवानी पड़ती है। हम उसके लिए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनका फेथ हमारे ऊपर इतना है, तो वो फेथ का कारण तो मैं सिर्फ इतना ही मानता हूं कि हमने उनको बहुत पैम्पर किया है, उनकी एक्सपेक्टेशन से बेटर डिलीवरी दी है। तो ब्रांड इमेज के लिए तो मैं यही पॉइंट्स कंसिडर कर पा रहा हूं। और साइज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो साइज हमेशा मेरे ख्याल से एक पब्लिक आई के अंदर में हो सकता है साइज मैटर करता हो, लेकिन मेरे लिए ये है कि हमारी जितनी कैपेसिटी है तो उसके हिसाब से हम अच्छा भरपूर काम कर रहे हैं। और पब्लिक लिस्ट होने के लिए हमको इतनी जरूरत इसलिए नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से हमको फंडिंग इतनी मिल जाती है कि हमको ना लिस्टेड के लिए हमको नहीं जाना पड़ता है। रवि जी, आपके पास आएंगे। होम बायर्स का फोकस ब्रांडेड डेवलपर्स की ओर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। क्या ये मान लेना चाहिए कि रियल एस्टेट अब बड़े और लिस्टेड प्लेयर का ही खेल रह गया है और छोटे अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स काफी हद तक बाहर हो चुके हैं? जो नहीं हुए हैं तकलीफ में, उन्हें भी बाहर हो जाना चाहिए या फिर सुधर जाना चाहिए? देखिए, प्राइमा फेसी अगर आप रिपोर्ट को देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि अब सिर्फ लार्ज और लिस्टेड प्लेयर का मार्केट रह गया है। ऐसा इसलिए भी दिखता है क्योंकि ज्यादातर रेप्यूटेड ब्रांड्स जो हैं वो बैंगलोर और मुंबई से निकल कर आ रहे हैं, जहां पे सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं जब रीजनल मार्केट में देखता हूं, चूंकि हम लोग नेशनल टॉप 10 की रैंकिंग के साथ रीजनल मार्केट के भी टॉप 10 को पिक करते हैं, जब मैं रीजनल मार्केट में देखता हूं तो मुझे लगता है हर रीजनल मार्केट में कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो लिस्टेड नहीं है, जिनका की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड फुटप्रिंट है, लेकिन उसके बाद भी वो नेशनल ब्रांड को टक्कर दे रहे हैं। कहीं कहीं पर वो नेशनल ब्रांड से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे कोलकाता में आप जाइए तो अंबुजा नेवटिया है, आप पुणे में चले जाएं तो पंचशील रियल्टी है, या नोएडा में अमित मोदी जी का काउंटी ग्रुप है। अब अगर मैं नोएडा मार्केट को देखूं, जहां की डीएलएफ जैसा प्लेयर, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा प्लेयर भी है, अगर गोदरेज से बेटर आज काउंटी ग्रुप इमर्ज कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर इश्यूज नहीं है, इनके बायर का एंडोर्समेंट बहुत हाई है, इनका क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है, इनके यहाँ रेफरल और रिपीट बायर बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि हर रीजनल मार्केट में कुछ प्लेयर हैं जो आगे चलकर बड़े नेशनल ब्रांड बनने का दमखम रखते हैं। दूसरा एक और चीज है कि लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि ज्यादातर जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो नेशनल ब्रांड्स के बराबर में टक्कर दे रहे हैं, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने डेस्टिनेशन डेवलपमेंट किया है। ये वो प्लेयर हैं कि ये जिस लोकेशन में जाते हैं उस लोकेशन का लैंडमार्क क्रिएट कर देते हैं। तो हाँ, ये सच है कि लार्ज और लिस्टेड प्लेयर का मार्केट रह गया है, लेकिन रीजनल प्लेयर के लिए मार्केट अभी बंद नहीं हुआ है, और वो चाहे तो खुद को स्केल अप करके और नेशनल ब्रांड बन सकते हैं। अभिषेक जी, तकरीबन सारे ही टॉप ब्रांड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी आगे दिख रहे हैं। क्या भारतीय रियल एस्टेट कंज्यूमर सेंट्रिक होने लगा है? क्योंकि अब जो मार्केट को हम ड्राइव होता हुआ देख रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा एंड यूजर्स का है। जी बिल्कुल दीपक, मुझे लगता है कि सारे ब्रांड्स बड़े या छोटे सभी कस्टमर सेंट्रिक हैं। प्रश्न ये उठता है कि आप कस्टमर का
क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलाइंड है और आप उसको एक्चुअली कैसे डिलीवर करते हैं ऑन ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ये तो सभी के लिए है और हमारी इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन में काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे बिजनेस का। तो उस तरह से अगर आप देखें तो एक अपॉर्चुनिटी लोकल डेवलपर्स के लिए भी है, लेकिन जो क्लियर मूवमेंट है इंडस्ट्री का एज अ सेक्टर, एज अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो तो क्लियरली कस्टमर को लेकर के फोकस्ड है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें, जो हम पहले बात कर रहे थे, कि हालांकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, लेकिन क्वेश्चन ये उठेगा या प्रश्न ये उठेगा कि कौन कितना सक्सेसफुल और क्या स्केल पे कर सकता है। और मुझे लगता है कि स्केल की अपॉर्चुनिटी जो अभी हम लोग को मिल रही है आज इस कंट्री में, वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस चीज को लेकर के मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ अगले 10 साल को लेकर के। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्केल करने में, क्योंकि आई थिंक जो ऑर्गेनाइज वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेयर्स होंगे वो काफी सक्सेसफुल होंगे और उससे जो बेनिफिट आएगा वो मेनली कस्टमर को आएगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको बड़े छोटे मीडियम साइज ऑल डेवलपर्स को एक फोकस रख करके करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए स्केल करने। अमित जी, नॉर्थ इंडिया का रियल एस्टेट गलत वजहों से ज्यादा चर्चा में आया है। आप इसी मार्केट में काबिज हैं, अपने ब्रांड को लेकर मुख्य तौर पर क्या ध्यान में रखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में लैंड के इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज बहुत रहे हैं। ठीक है, ये मैं कुछ मानता हूँ, कुछ डेवलपर्स ने अपने आप को ओवर स्केल कर दिया। जो स्केल आज जैसे हम बहुत अच्छी मार्केट है, स्केल बढ़ाने की बात अभिषेक जी भी कर रहे हैं और बिल्कुल बढ़ाना चाहिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन जिस टाइम पे कैपेसिटी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी या मार्केट उतनी नहीं थी और लोगों ने अपने आप को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिया, उसके साथ मल्टीपल इश्यूज, लैंड के डिस्प्यूट्स भी आ गए, कुछ आप एक्विजिशंस प्रॉब्लम भी आई उसके अंदर में, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम रही, लोकल अथॉरिटीज की तरफ से भी प्रॉब्लम रही। तो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग की वजह से नॉर्थ इंडिया के अंदर में, एनसीआर मार्केट के अंदर में थोड़ी बदनामी जरूर रही। लेकिन वही डेवलपर जो बदनाम हुए, उससे पहले वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी रीजनल मार्केट के अंदर में, लेकिन वो उसको ओवर ट्रेडिंग और जो मल्टीपल फैक्टर्स हुए उसके कारण उसको संभाल नहीं पाए और लोग दिक्कत में आ गए। लेकिन आज रेरा आने के बाद में सब लोग वापस से ट्रैक पे हैं। उनका स्केल चाहे छोटा हुआ हो, वो अब वापस से अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ क्या है कि अपने स्केल को जो है ना अपनी कैपेसिटी के अनुसार रखा और डिजाइन पे, कस्टमर के ऊपर में और अच्छे मटेरियल प्लान पे और लेटेस्ट डिजाइन के ऊपर ध्यान दिया, डिलीवरी पे ध्यान दिया हम लोगों ने। कभी भी ओवर ट्रेडिंग की तरफ हम लोग नहीं गए, ये उसका एक कारण है। हाँ, हमको एडवांटेज मिला इसके अंदर में कि इतनी बड़ी मार्केट थी, उसके अंदर में हम लोग स्टिक रहे अपने प्लान पे, क्वालिटी पे, टाइमलाइंस पे, तो उसका हमको एडवांटेज मिला। तो लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि रेरा आने के बाद में सभी लोग कंप्लायंट हो रहे हैं और मार्केट अच्छी हो रही है, सब लोग अच्छे से अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो भी मतलब आई होप इन फ्यूचर सब लोग बेटर डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो हमने पूरी चर्चा में यह समझने की कोशिश की कि ब्रांड वैल्यू कितनी जरूरी होती है। बीते कुछ वर्षों में ब्रांडेड और लिस्टेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर बढ़ा है, अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स लगातार बिजनेस से बाहर होते दिख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेरा, जीएसटी और ग्राहकों की जागरूकता ने इसमें बड़ा किरदार निभाया है। आगे भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलते दिख रहे हैं, क्योंकि अब ग्राहक के पास तमाम साधन हैं किसी ब्रांड को लेकर अपने सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव साझा करने के लिए। रवि जी की रिपोर्ट पर जो बेंचमार्क है वो काफी हद तक पर्याप्त है यह समझने के लिए कि रियल एस्टेट डेवलपर्स की स्थिति क्या है। आप भी अगर कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो इन पहलुओं पर जरूर फोकस रखिए। तो रवि सर, अभिषेक जी और अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां रुकें एक